नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की पदयात्रा का 61वां दिन है। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटका इन राज्यों का दौरा किया है। कल भी यानी सोमवार को भी वो कुछ समय तक तेलंगाना में रहेंगे और दोपहर के आसपास वो महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे। अभी तक जो राहुल गांधी की पदयात्रा हुई है वो हालांकि केरल छोड़ करके कहीं भी कांग्रेस का शासन नहीं है। तमिलनाडु में डीएमके के साथ उनका समझौता है, उनका गठबंधन है। लेकिन कल महाराष्ट्र में जो उनकी पदयात्रा शुरू होगी तो वहाँ उनका महागठबंधन, हालांकि सरकार में तो नहीं है लेकिन सरकार में महागठबंधन की सरकार रही है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ, एनसीपी के साथ। सबसे विडंबना यह है कि अब महाराष्ट्र में इस राहुल गांधी की पदयात्रा को एनसीपी, खास करके एनसीपी, शरद पवार किस रूप से समर्थन देते हैं या किस रूप में वो इस पदयात्रा को लेते हैं। दो राज्यों में, गुजरात और हिमाचल में विधानसभा का चुनाव जोर शोर से चल रहा है। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग है और वहाँ पे चुनावी सभाएं लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, कौन भाजपा के बड़े नेता नहीं है जो हिमाचल में अपनी जनसभा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी हैं, खड़गे हैं, जयराम रमेश हैं और जो भी नेता हैं वो जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। इस राहुल गांधी के हिमाचल और गुजरात में जनसभा न होने पर कई तरह के सवाल विरोधी खेमे से किया जा रहा है। अब ये राहुल गांधी कांग्रेस के जनसभा को कौन संबोधित करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी करेगी तय या विरोधी दल करेंगे तय, ये सबों को पता है। जो राहुल गांधी पदयात्रा में जुटे हुए हैं और उनकी पदयात्रा जनवरी माह तक चलेगी, इसलिए वो बीच में पदयात्रा को न तो स्थगित कर सकते हैं और न छोड़ सकते हैं, ये सबों को पता है। लेकिन उनकी पदयात्रा को लेकर के और उनके हिमाचल और गुजरात में जनसभा न होने को लेकर के तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वो अपनी धुन में लगे हुए हैं। तेलंगाना में आज उन्होंने आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के समुदायों के साथ जो इंटरेक्शन किया उसमें कई रोंगटे खड़े कर देने वाली समस्याएं सामने आई। वो समस्याएं सुन करके राहुल गांधी खुद अचरज में पड़ गए। आपको मैं उनके इंटरेक्शन का हकीकत दिखाऊंगा और ये जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं पदयात्रा को लेकर के और जनसभाओं को लेकर के, ये बिल्कुल ही राजनीति से भरा पड़ा है। अब पदयात्रा को राहुल गांधी कर रहे हैं, पेट में मरोड़ विरोधी दलों को हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को हो रहा है तो भाजपा वाले को हो रहा है। इसको लेकर के, जनसभाओं को लेकर के प्रियंका गांधी पहले से ही काफ़ी सक्रिय हैं। खड़गे साहब काफ़ी ये सक्रिय हैं और कई कांग्रेसी नेता
सक्रिय हैं और वहाँ पे उनको रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो इन सवालों के बाद कई सवाल कांग्रेस तरफ से भी खड़े किए जा रहे हैं। आइए अब एक एक सवाल पे देखिए क्या कहते हैं। మా అమ్మగారిని పోలీసు వాళ్ళు నా కళ్ళ ముందు నా చేతుల మీద నా వాకిట్లో అతి ఘోరంగా కొట్టి చంపేశారు సార్. ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు అయింది కానీ అది మర్డర్ కేసు కావలేదు సార్. Is he got a murder case against him? నో సార్. Why not? What is the logic that they've given? His mother has been taken from the police station of Chintakani to a police station in other district where she was beaten black and blue and she died in the hands of him. After knowing that, our SC department president has come to know about it and he started agitation. Then immediately I'm coming to know that they made some arrangements with the villagers and some compromise and all that, got buried and all that. Then Who made the compromise? Yeah, Who made the compromise? the villagers and the police. Well, we should make sure that this murder case is filed. Yes. In fact, any case where there's an atrocity and there's a murder, the Congress party should make sure that legal process is followed. It's not difficult for us. It's easy for us to do. So we should do it, no? Yeah, do it. ఎస్హెచ్ గ్రూప్ లీడర్ నేను, పద్మభవాని ఎస్ఎల్ఎఫ్ అధ్యక్షురాలు నేను. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఎస్హెచ్ గ్రూపులు అనేది తెలంగాణ రాకముందు చాలా అంటే మంచిగా నడిచేది. అంటే మహిళలకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము, అభయస్థము ఉండేది, జేబీవై కూడా ఉండేది. మొదటిగా అభయస్థము కట్టే వాళ్ళము, అభయస్థం కడితే తిరిగి మాకు డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చెప్పింది. అప్పుడు కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా అభయస్థం కట్టలేదు. అభయస్థాన్ని తీసేయడం అని జరిగింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత. ఏమైనా బీమా యోజన పథకం అనేది కూడా ఉండే గ్రూపులకు, అంటే డబ్బులు కట్టుకుంటే తిరిగి మాకు ప్రీమియం అనేది చెల్లించేవాళ్ళు. అది కూడా ఈ స్కీమును కూడా తీసేయడం అని జరిగింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత. 15 इयर्स पहले जो कांग्रेस हुकूमत थी ना, बहुत सारे ट्रेनिंग्स दिया करती थी ग्रुप्स को, जैसे जरी वर्क ट्रेनिंग, कारचो, टेलरिंग और जूट बैग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये ट्रेनिंग की वजह से अपने घर को भी चला सकती थी और ग्रुप्स को भी अच्छा चला सकती थी. लेकिन आज की गवर्नमेंट ये ट्रेनिंग्स कुछ है ही नहीं. मैं 85 में जोगनी था. मेरे को जोगनी भगवान को शादी किया. 85 में शादी होने के बाद में मैं शादी किया. जोगनी बोले तो भगवान को देते हैं, वैसा नहीं मांगता बोल के मैं फाइट करके शादी किया. अभी तेलंगाना स्टेट में अभी 50,000 वुमेन को बहुत प्रॉब्लम है. पहला गवर्नमेंट में था तभी थोड़ा लोन मिलता था, अवेयरनेस मिलता था, थोड़ा कैपेसिटी जोगनी लोग को देखा. तभी तो कुछ नहीं है. 2000 से अभी तक कुछ सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है. 13 में एक कमीशन डाला. कमीशन 13 में डाल के 50,000 वुमेन लोग हाई बोल के कमीशन दिया. अभी तक कुछ बाहर नहीं निकलता, कोई बात नहीं करते. बहुत प्रॉब्लम है. మా అమ్మ ఇందిరమ్మ ఆమె ఉమల్లో మాకు ఒక 10 గుంటల భూమి ఇచ్చింది. ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఆ 10 గుంటలు కూడా గుంజేసుకున్నారు. డ్యూటీ లేదు, ఉత్తగా ఉప్పర్ పని చేసుకుని బతికేటోళ్ళం. If in his view, if Indira Amma was alive today, what is the one thing that could help him more? ఇల్లు ఉండేది మాకు చేసుకోవడానికి, వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి ఏదో ఒకటి ఇచ్చేది. As you can see, I'm quite interested in this topic because I think these ideas are central to progress in our country. It's always useful for me to listen to what they're saying and understanding their situation. I think there are many things that can be done. Their situation in Telangana and at the national level. A couple of things are quite apparent when one speaks to the people of Telangana. The issue of land for Dalits and tribals is very, very clearly an issue. Large-scale privatization of public sector is also another issue because OBCs, SCs and STs tend to get jobs in these structures. And I think the idea of providing the poor people of India a basic minimum income is a very powerful idea. మీరు ఇక్కడే కూర్చోండి.